हाय गाइस, दिस इज़ अदिति। वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालयी व प्रदीपीय नदियों के बीच अंतर। तो चलिए देखते हैं। जो उद्गम स्थल मतलब हिमालय किसी भी दो नदी के बीच में अगर अंतर देखेंगे तो किन आधारों पे, किस बेसिस पे देखेंगे। पहला तो उद्गम स्थल होगा। दूसरा प्रवाह की प्रकृति, यानी कि वो किस तरीके से प्रवाहित होती है। तीसरा स्थायी है कि अस्थायी है, ये भी प्रवाह की प्रकृति में ही आ जाता है पॉइंट। तीसरा होगा अपवाह के प्रकार, उसके बाद नदी की प्रकृति, फिर जल ग्रहण क्षेत्र कैसा है, बहुत बड़ी द्रोणी या फिर छोटे स्थान पर। छठवां होगा नदी की आयु कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला हिमालयी नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदी आप सभी समझ गए होंगे, जो हिमालय से निकलती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ यानी कि जो द्वीपों में पाई जाती हैं, वो हिमालयों से नहीं निकलती हैं, वो अस्थायी होती हैं। तो देखते हैं इनका उद्गम स्थल कैसे होता है। हिम नदियों से ढके जो हिमालय पर्वत होते हैं, उन्हीं से हिमालयी नदी का उद्गम होता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनका उद्गम प्रायद्वीपीय पठार व मध्य उच्च भूमि से होता है। प्रवाह की प्रकृति देखी जाए तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, उनकी प्रवाह की जो प्रकृति होती है वो 12 मासी होती है। 12 मासी वो निरंतर बहती रहती हैं। अधिक गर्मी पड़ने पर भी वो सूखती नहीं हैं, या अधिक मानसून के समय में उनमें बाढ़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जल का स्तर न अचानक से बढ़ता है, ना ही बहुत अचानक से घट ही जाता है। एक समान रहता है और वो सूखती नहीं है। नदियाँ निरंतर बहती रहती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, वे मानसून या मौसम पर निर्भर करती हैं। जैसे मानसून आएगा तो उन नदियों में बाढ़ आ जाता है, और अगर नहीं आया तो नदियाँ सूख जाती हैं। अप्रवाह के प्रकार पूर्ववर्ती व अनुवर्ती मैदानी भाग में वृक्षाकार प्रारूप में ये बहती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, वो पुनर्युर्वित नदियाँ अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हुई बहती हैं। नदी की प्रकृति, जो हिमालयी नदी है, ये ऊबड़ खाबड़ पर्वतों से होकर गुजरती हैं, और जो प्रायद्वीपीय हैं, ये तो सभी जानते हैं कि वो समायोजित घाटियों के साथ छोटे छोटे निश्चित मार्गों से होकर गुजरती हैं। लेकिन जो हिमालयी नदी होती है, उनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। जल को जहाँ से रास्ता मिल जाता है वहीं से निकलती है, क्योंकि वो पहाड़ों पे से आती है। कई सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए आती हैं। जल ग्रहण क्षेत्र, तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, उनका जल ग्रहण क्षेत्र एक बहुत बड़ी द्रोणी होता है, तथा प्रायद्वीपीय नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटी द्रोणी होता है। नदी की आयु देखी जाए तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, वह क्रियाशील और घाटियों को गहरा करती हैं। बाकी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ये अपने आधार तल पर जा पहुँचेंगी। ये वो प्रौढ़ नदियाँ हैं जो अपने आधार तल पे जा पहुँची हैं। तो अब हम देखेंगे नदी जल के उपयोग की सीमा। तो भारत की जो नदियाँ हैं, वो प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इनका वितरण समान रूप से नहीं हो पाता है। समूह तट से दूरी, लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी जलवायु मतलब एक समान जलवायु पाई जाती है कुछ स्थानों पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में समान जलवायु तो नहीं होती, अलग अलग होती है। कहीं बर्फ़ पड़ रही है तो कहीं एकदम सूखा मौसम है। राजस्थान में लू चल रही होती है, तो जम्मू कश्मीर में उस टाइम ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। तो लेकिन कुछ स्थान होते हैं जहाँ पर जो जलवायु है वो 12 मास समान रहती है। मतलब न ज़्यादा ठंडी होती है, न ज़्यादा गर्मी होती है, जो समुद्र के किनारे होते हैं, जैसा कि मुंबई शहर इत्यादि। लेकिन लोग कहते हैं कि एक तरह से इन्हें डर भी रहता है कि अगर जल का स्तर अचानक से बढ़ गया या समुद्र में बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा, तो ये शहर भी डूब सकते हैं। और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो ये भी अंदेशा है कि ये शहर 2040 तक डूब सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। धीरे धीरे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ती चली जाएगी, और फिर ये इन नदियों में इन समुद्रों में बहुत भारी बाढ़ आएगा, जो कि बहुत हानिकारक और भयावह होगा, जिससे कि जो समुद्र किनारे बसे तटीय राज्य हैं वो पूरी तरह से समा जाएंगे समुद्र में।
ऊंचाई के साथ, जैसा कि आप जानते हैं कि समुद्र तल में ऊंचाई के साथ ही तापमान जो है वो घटता है, ठीक है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे रहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो जो पर्वतीय प्रदेश है वो ऊंचाई पे रहते हैं, इसीलिए उनका तापमान बहुत ही कम रहता है और वहाँ का मौसम ठंडा रहता है। उदाहरण देखा जाए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो जैसा कि आपने देखा कि आगरा और जो दार्जिलिंग है वो एक ही अक्षांश पे है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान यदि देखा जाए जो कि 16 डिग्री सेल्सियस या अप्रॉक्सीमेट 20 तक में होता है, लेकिन दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे वायु दाब एवं पवनों से जुड़े कारक। तो भारत की स्थानीय जलवायु में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक होता है। पहला तो वायु दाब, दूसरा भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कुछ कारक, तथा तीसरे होते हैं शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में उष्णकटिबंध अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। तो जैसा कि आप ये एक फिगर देख रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है, भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर वायु की दिशाएं क्या होती हैं। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं वायु दाब के कारण शीत ऋतु में भारत का जो मौसम है वो पश्चिम एशिया में वायु दाब के वितरण के कारण ही प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में देखा जाए तो वायु केंद्र स्थापित हो जाता है, बहुत तेज़ और ठंडी हवाएं चलती हैं, जिससे कि और जो राजस्थान आदि है उनमें ज़्यादा हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं अरावली पर्वत की स्थित होने के कारण, इसीलिए वहाँ का जो मौसम है वो शुष्क रह जाता है। तो अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम कल न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कुछ MCQs और वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो कल हमने जितने क्वेश्चन पढ़े थे उसी के आगे इसी चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट में लिखिए कि गंगा नदी जो है उनका उद्गम स्थान कहाँ पर है। तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री गौमुख हिमनद गंगा नदी का उद्गम स्थान है। हिमनद मतलब होता है ग्लेशियर्स, ठीक है, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर्स से निकलती हैं। दूसरा, भागीरथी नदी किस स्थान के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं। भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी में मिल जाती है, तभी इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? घाघरा नदी जो है उसका उद्गम स्थान मापचाचुंगो हिमनद है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारदा या सरयू नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे स्थित है? तो शारदा या फिर सरयू नदी का जो उद्गम स्थान है वो नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद यानी मिलान नामक ग्लेशियर से स्थित है। वो मिलान नामक ग्लेशियर से ही बहती है, उसी के पिघलने से। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चैमायुंगंड हिमनद, ये चैमायुंगंड हिमनद है यानी कि एक टाइप का ग्लेशियर है, वहीं पे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे सांगपो
नाम से जाना जाता है। देखिए, लेकिन जो इसकी स्पेलिंग है वो अलग होगी। सांगपो में सिर्फ आप SANGSANGPO नहीं लिखेंगे, इसके आगे आप टी लगाएंगे, ठीक है। ये जो टी है ये टी साइलेंट होगा, इसे आप सांगपो ही पढ़ेंगे लेकिन टी लिखेंगे। तो नेक्स्ट वन, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं। महानदी का उद्गम स्थान कहाँ पे स्थित है? तो जो महानदी है उसका उद्गम स्थान रायपुर जिले में सिहावा के निकट स्थित है। दूसरा देखेंगे, किस नदी तंत्र को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी तंत्र को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है गोदावरी को। नेक्स्ट, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर स्थित है? तो जो गोदावरी नदी है उसका उद्गम स्थान त्र्यंबकेश्वर पठार है, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जो कावेरी नदी है उसका उद्गम स्थान कर्नाटक के कोगाड़ जिले में बहमगिरी पहाड़ियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है तथा वो क्यों है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से इसके ऊपर जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा का जल प्राप्त होता है और निचले क्षेत्रों में उत्तर पूर्वीय मानसून से वर्षा का क्षेत्र प्राप्त होता है, वर्षा का जल प्राप्त होता है। तो आप इसके आंसर में पूरा लिखेंगे, 3 लाइन का है कि कावेरी नदी दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है, क्योंकि पश्चिम मानसून से इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा का जल प्राप्त होता है और निचली क्षेत्रों में उत्तर पूर्वीय मानसून से वर्षा का जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक पठार का पश्चिमी पार्श्व है, जो कि 1057 यानी कि 57 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तापी नदी कहाँ से निकलती है तथा इसकी लंबाई कितनी है? तो जो तापी नदी है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है तथा यह 724 किलोमीटर तक लंबी है। गरसोप्पा, जिसे जोग भी कहते हैं, ये जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये जो जलप्रपात है ये शरावती नदी पर स्थित है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? केरल की सबसे बड़ी नदी जो है वह भरतपुग्या है। यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। हिमालय की नदियों का विकास किस विशाल नदी से हुआ था? शिवालिक या इंडो बहम नदी से 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा नदी का स्रोत कहाँ है? तो जो अलकनंदा नदी का स्रोत है वो बद्रीनाथ के ऊपर सातों पथ पे है। कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। 2 भारतीय नदियों के नाम बताइए जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। 2 भारतीय नदियों के नाम बताइए जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो वो है नर्मदा और तापी नदी। प्रायद्वीपीय नदियों और उत्तर भारत की नदियों के बीच जल विभाजक है, उसका नाम बताइए। तो उस जल विभाजक का नाम है विंध्य सतपुड़ा श्रेणी। अपवाह का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपवाह, जैसा कि मैंने आपको बताया था, निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को ही अपवाह कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं जो इसके लास्ट में थे। भारत की नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? इसके कोई 3 कारण लिखिए।
तो जैसा आप सब जानते हैं, इसके मुख्य 3 कारण क्या हो सकते हैं कि औद्योगिक कूड़ा कचरा तथा घरेलू क्रियाकलापों से निकलने वाले अपशिष्ट आदि को गंदे नालों द्वारा बहाकर ही नदियों में मिला दिया जाता है तथा बहुत से शमशान घाट जो हैं वो भी नदी के किनारे हैं, जिनके कारण मृत शरीरों के जो अवशेष होते हैं उन्हें भी नदियों में ही बहा दिया जाता है, जो कि प्रदूषण का कारण है। कुछ त्यौहार जैसे घाटों के किनारे जो पूजा पाठ होती है, कुछ त्योहारों पे जो फूल मालाएं आदि मूर्तियां आदि ये सब भी विसर्जित कर जाती हैं तथा बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पे स्नान करते हैं तथा कपड़ों की धुलाई आदि से भी नदियाँ प्रदूषित होती हैं। दूसरा प्रश्न है कि हिमालयी अपवाह तंत्र की कौन सी नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है और क्यों जानी जाती है? तो इसका आंसर है कि ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। क्यों जानी जाती है? क्योंकि जो इसकी अधिकतर सहायक नदियां हैं ना, वो बड़ी हैं तथा वो भारी मात्रा में जल को प्रवाहित करती हैं, जिससे यह वर्षा ऋतु में असम में भारी तबाही मचाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में इन नदियों में बाढ़ आ जाती है। ब्रह्मपुत्र के जल ग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण इसमें अत्यधिक अवसाद बढ़कर आता है, जिससे इसे तली में अवसाद जमा हो जाने से यह तटीय अपरदन करती है और प्रायः अपना मार्ग भी बदल लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बहाव प्रकृति क्या है? तो जैसा कि आपने जाना कि एक नदी के अपवाह क्षेत्र में वर्ष भर जल प्रवाह के लिए प्रारूप में पर्याप्त जो भिन्नता होती है वो देखने को मिलती है। इसे नदी बहाव यानी कि रिवरिन कहा जाता है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, सदा नीरा अथवा 12 मासी होती हैं, क्योंकि ये अपना जल बर्फ़ पिघलने या फिर वर्षा से प्राप्त करती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ हिम नदों से जल प्राप्त नहीं करती, जिससे इनके बहाव में इनकी जो बहाव प्रकृति है उसमें उतार चढ़ाव देखा जा सकता है, यानी कि स्टेबल नहीं होती हैं। इनका जो बहाव है वो मानसून ऋतु में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और गर्मी में देखा जाए तो एकदम सूख जाती हैं। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जून की अवधि के दौरान होता है। अधिकतम प्रवाह अगस्त तथा सितंबर में प्राप्त होता है। सितंबर के बाद देखें तो जो प्रवाह है वो लगातार कमी होती चली जाती है। इसी प्रकार नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की जो प्रवृत्ति होती है वो मानसूनी होती है। तो आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप इसे कमेंट में पूछें और वीडियो अच्छा हो तो उसे लाइक करें। थैंक यू।